द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन, उनके दो साथियों और उनके ड्राइवर पर से मथुरा एसडीएम कोर्ट ने शांति भंग की आशंका का केस बंद कर दिया है। सिद्दीक कप्पन याद है आपको? केरला के पत्रकार हैं। हाथरस मामला जब हुआ था, वो बिटिया जिसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद गैंगरेप के बाद फौरन यूपी पुलिस के मुखिया ने कह दिया था रेप तो हुआ ही नहीं, बाद में फिर पुष्टि हुई, उसकी मौत भी हो गई थी। उस पूरे मामले में कवर करने जा रहे थे सिद्दीक कप्पन, जब यूपी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मथुरा में कप्पन के वकील मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने ये जानकारी दी कि उनके ऊपर से शांति भंग का मुकदमा हट गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस 6 महीने तक इन लोगों से शांति भंग की आशंका इन लोगों पर साबित करने के लिए अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए ये केस बंद हो गया। अब यूएपीए में इन्हें बंद कर रखा है। 8 महीने तक अदालत में केस नहीं जा सकता, और 8 महीने तो हो चुके हैं। आप बताइए कि 6 महीने तक शांति भंग का केस नहीं डाल पाए, बता नहीं पाए, सबूत नहीं दे पाए यूपी पुलिस वाले। गौरतलब है कि हाथरस रेप कांड के बाद पिछले साल 5 अक्टूबर को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन अपने दो साथियों मसूद और अतीकुर रहमान के साथ हाथरस जा रहे थे। तीनों के नाम तो आप समझ गए होंगे, कौन से धर्म वाले हैं ये लोग। एक ट्रेवल एजेंसी से ली गई उनकी गाड़ी आलम नाम का ड्राइवर चला रहा था। लो, चौथा नाम भी आ गया, सारे के सारे एक ही। मथुरा पुलिस ने कप्पन, उनके साथियों और ड्राइवर पर शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी की दफा 107, 116 और 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। शांति भंग की 8 महीने से जेल में, और सबूत पेश नहीं कर पाई यूपी पुलिस। और कैसे कैसे इल्जाम गोदी मीडिया और इन नेताओं ने लगाए बीजेपी के। शांति भंग के मामले में ये नियम है कि अगर आरोपी जेल में है और 6 महीने तक पुलिस अदालत में सबूतों के साथ आरोप साबित नहीं कर पाती तो उसका केस खत्म हो जाता है। यही हुआ है इसमें। कोई ऐसा नहीं कि कोई सबूत पेश किए गए, सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई। लेकिन कप्पन, उनके दो साथियों ड्राइवर पर 6 अक्टूबर को यूएपीए और दूसरी दफाओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ था शांति भंग के अलावा, इसलिए वो अभी अंदर हैं। उस मुकदमे में इनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, और ये केस मथुरा के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अभी चल रहा है। इसमें कोई फैसला नहीं आया है, लिहाजा शांति भंग का मुकदमा अभी ख़त्म हुआ है, क्योंकि उसमें कोई केस, अब इससे ही यूएपीए का भी केस जुड़ जाता है। शांति भंग की अगर नहीं है तो फिर आप दंगा करवाने की साजिश को कैसे साबित कर पाएंगे? आपको तो पहले शांति भंग का करना चाहिए था। खैर, द वायर पोर्टल लिखता है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल 5 अक्टूबर को हाथरस जाने के रास्ते में केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनज़र सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। किसने लगाया? यूपी पुलिस ने, जिसके मुखिया क्या बोलते हैं कि हाथरस की बिटिया के साथ रेप नहीं हुआ, फिर कुछ ही दिन में प्रूफ हो जाता है रेप हुआ है। उसी यूपी पुलिस ने बताया ये लोग दंगे भड़काने की साजिश कर रहे थे। अब ये देखिए केस चल रहा है, क्या फैसला आता है, मुझे पता है क्या आएगा। यूपी सरकार ने दावा किया था कि कप्पन पत्रकार नहीं बल्कि एक अतिवादी संगठन, वो कहते हैं पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, उसके सदस्य हैं। अब पीएफआई अतिवादी संगठन है तो इस देश में चल रहा है, आपने बैन क्यों नहीं किया? आपके पास मुकम्मल सबूत होने चाहिए बोलने के लिए। न्यायिक हिरासत के दौरान अदालत ने शांति भंग मामले की सुनवाई की। पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके आधार पर सीआरपीसी की धारा 111 के तहत नोटिस भेजा। जेल में भेजे गए नोटिस में उनसे पूछा गया कि उन्हें 1-1 लाख रुपए के निजी बॉन्ड और 2 गारंटर से समान राशि का मुचलका भरे जमानत क्यों नहीं दे दी जाए। ऐसे गारंटर और जमानत अगर दे दिया जाए, बॉन्ड दे दिया जाए, तो फिर क्यों नहीं जमानत दे दी जाए? वहीं आरोपियों ने खुद पर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया। कप्पन कहते रहे वो एक पत्रकार हैं, स्टोरी कवर करते हैं, दंगे भड़काना या उसकी स्कीम तैयार करना ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन नहीं माना गया, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से, उनकी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। वकील जो बचाव पक्ष थे, उन्होंने कहा कि मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर उनसे आग्रह किया है कि आरोपियों के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस निर्धारित 6 महीने की सीमा में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई इन लोगों के खिलाफ कि ये किसी जो ऐसी साजिश में मुलव्वस थे कि जिससे उत्तर प्रदेश की या इलाके की शांति भंग होती। अब पुलिस सोचे, शांति भंग के लिए
सबूत पेश नहीं कर पा रही और कैसे करेगी कि दंगे की साजिश कर रहे थे। समझ रहे हैं। इसके बाद अदालत ने तकनीकी आधार पर कल आरोपियों को इस आरोप से शांति भंग वाले से आज़ाद कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने, जो वकील हैं, कि अदालत ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत मामला बंद कर दिया है, क्योंकि 6 महीने में पुलिस तो सबूत दे नहीं पाई, तो मामला तो अपने आप ही टेक्निकली बंद हो जाएगा। अब ये तो पुलिस के ऊपर सवाल उठे, यूपी पुलिस के ऊपर एक बदनुमा दाग लग गया है कि आपने जिन आरोपों में जिन लोगों को बंद किया था वो एक आरोप तो आप सिद्ध नहीं कर पाए, अब बाकी के आरोप सिद्ध करना आपके लिए भी टेढ़ी कील है। दरअसल इस धारा में जो ये खत्म की गई उसमें कहा गया है कि जांच शुरू होने से 6 महीने के अंदर जांच पूरी की जानी चाहिए, और अगर जांच पूरी नहीं की जाती तो जांच को रद्द माना जाएगा। यानी यूपी की पुलिस ना तो इस सिद्दीक कप्पन के उनके साथियों के मामले में शांति भंग वाले में ना तो जांच पूरी कर पाई ना सबूत दे पाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करना आसान नहीं है, न कप्पन के लिए आसान है न किसी और के लिए आसान है। खबर करने पर जेल जाने से लेकर जो है जान जाने तक का खतरा है उत्तर प्रदेश में। और हम ये यूं ही थोड़ी ना कह रहे हैं, कितनी घटनाएं सामने हैं। प्रतापगढ़ में हुई पत्रकार की हत्या का मामला आपको याद है, 2-3 दिन पहले का, उसका खुलासा नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश पुलिस, नाकाम है अभी तक इस मामले में। गाजियाबाद में एक ट्वीट को लेकर पत्रकारों को दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोपी बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद कुछ यही इल्ज़ाम सिद्दीक कप्पन पर भी हैं। आप समझ रहे हैं ना, हम गाजियाबाद के किस मामले की बात कर रहे हैं। उस मामले में पत्रकारों पर केस लाद दिया गया है। अभी तो न जाने कैसे कितने कितने वीडियो हैं जिन पर केस लग सकता है। फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन लगातार पत्रकारों का दमन कर रहा है, ऐसी खबरें सामने आती हैं और ये सब कुछ हैरान करने वाला है। ये आरोप लगते रहते हैं पत्रकारों की तरफ से भी, दूसरी जगहों से भी। यहाँ प्रेस मीडिया, जिनको संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसमें मैं भी हूँ, वो स्तंभ कमज़ोर किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में पत्रकारों पर हमले की खबरें बराबर आती रहती। क्या आपने नहीं सुनी? क्या मैंने नहीं सुनी? क्या हमने आपको नहीं सुनाई? क्या इस सरकारों ने नहीं सुनी? क्या सरकार के कान बह रहे हैं? क्या सरकार के कानों तक ये बातें नहीं जाती? क्या सरकार इन मामलों में एक्शन लेती है? खबरें अपने मुताबिक न होने या खबरों में कोई गलती हो जाने पर उसका खंडन संपादक को भेजने या प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाओं में शिकायत करने के बजाय सरकार पत्रकारों पर सीधा मुकदमा लिख रही है। क्या इस सरकार या बीजेपी के लोगों ने कभी कोई गलती, कोई टाइपो एरर, कोई झूठ नहीं बोला? नहीं बोला तो सीना ठोक के कहे, आपको दिखाते हैं सबूत, करिए केस। प्रतापगढ़ में 14 जून को एक पत्रकार की हत्या का मामला अभी तक प्रदेश पुलिस सुलझा नहीं सकी है। उसे एक्सीडेंट भी कहा जा रहा है, उसे बहुत से लोग हत्या भी कह रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश के आरोप में मुकदमा लिख दिया, जिसमें 3 पत्रकार हैं, एक डिजिटल मीडिया संस्थान के अलावा विपक्षी नेता, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर भी है। सोचिए, जिस ट्विटर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री खुद करते हैं कि किससे मिले, किसको बर्थडे दिया, किसके आंसू पोछे, सब बताते हैं प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ भी केस है। गाजियाबाद मामले में भी जिन लोगों पर खबर शेयर करने, गाजियाबाद में लोनी में एक मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई, उसका आरोप है कि उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, उसकी दाढ़ी काटी गई। मैं आरोप कह रहा हूँ, टेक्निकल शब्द है, केस कर सकते हैं, कर लीजिए, आपकी सरकार है। कि शेयर करने पर उसकी खबर, जो केस किए गए उनमें ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं आरोपी। ऐसा क्यों हुआ? राना अयूब, नकवी, सैफी, इन जैसे ही तो सब नाम हैं, ऐसे नाम क्यों? इस खबर को तो सिंह, मिश्रा, गुप्ता आदि ने भी शेयर किया था या किया होगा, किया था ना, तो फिर केस इन लोगों के खिलाफ क्यों? क्या ये भेदभाव है? क्या ये भेदभाव है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको एक और खबर बताता हूं। ताज़ी खबर है कल की। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा के मामले में यूएपीए के आरोपितों आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दिल्ली पुलिस ने क्यों जमानत दे दी? हाईकोर्ट ने पिछली 15 जून को तीनों को जमानत दी थी। किस मामले में? दिल्ली में 2020 में जो जेनोसाइड हुआ था, मैं दंगे नहीं बोलूंगा, वो सोची समझी साजिश थी, दोनों तरफ का जेनोसाइड हुआ था। दंगों में साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 18 लोगों को आरोपित किया है। जिन लोगों को आरोपित किया गया है उनमें ताहिर हुसैन,
जो आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर थे, जिनके घर को दिखाया कि उनके घर से पथराव, गुलैल, ये सब वगैरह। लेकिन किसी ने ये सवाल आँख वाले ने नहीं पूछा कि उनके घर के चारों तरफ भीड़ क्यों थी। ताहिर हुसैन का नाम है, सफूरा जरगर का नाम है, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशां, शफाउर रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतर खान, शर्जील इमाम, फैज़ान खान, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता शामिल हैं। 2 नाम एक शिनाख्त से बाहर है, मुसलमानों के नाम नहीं है। सफूरा जरगर को पहले ही मानवीय आधार पर जमानत मिल चुकी है। जिस देश में नेता अपनी जनता को कपड़ों के आधार पर पहचान लेते हों, वहां इन आरोपियों के नाम सुनकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस तबके से, किस मजहब से, किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। नताशा के और कलिता के नाम अगर हम छोड़ दें, वो भी कौन है, लेफ्ट से ताल्लुक़ रखती है। ये एक विचारधारा है और एक शिनाख्त है मजहब की। मैंने 2020 में, पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने 2020 में हुए दिल्ली के दंगों को अपनी आंखों से देखा। मैंने मजलूमों की रूह कपा देने वाली कहानियों को उनकी ज़ुबानी अपने कानों से सुना। मैं जानता हूं कि दंगा करने वाले उन दरिंदों में से ज़्यादातर लोग आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। मैं उसी इलाके में हूं, लेकिन ना तो उन पर UAPA लगता है, ना उन्हें जेल हुई है। कौन थे वो लोग जिन्होंने दिल्ली के 2020 के दंगों में करीबन 11 मस्जिदों, 3 मदरसों और 1 कब्रिस्तान में आग लगाई? उनमें से कितने लोग जेल में हैं, कितनों पर UAPA है, कितने पर राष्ट्रद्रोह है, कितने पर राजद्रोह है, कितने पर देशद्रोह की धारा लगी है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने उनमें से कितनों को पकड़ा है? कपिल मिश्रा जैसे नेता का भाषण भड़काने वाला क्यों नहीं माना जाता है इस देश में? उस रागिनी ठाकुर जैसी जहरीली औरत पर पुलिस ने आज तक हाथ क्यों नहीं डाला है? वो तो दिल्ली दंगों में भी भड़काऊ भाषण दे रही थी, उसके बाद किसान आंदोलन में भी। दोस्तों, क्या आपने उमर खालिद, खालिद सैफी, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर और बाकी लोग जो इस मामले में आरोपी हैं, उनका कोई भी एक भाषण या वीडियो ऐसा देखा है जिसमें वो जहर उगल रहे हों, जिसमें वो दंगे भड़काने का इशारा कर रहे हों, जिसमें वो ये कह रहे हों को इसके गद्दारों को गोली मारे सालों को कुछ बोल रहे हैं? क्या जो ये बोल रहे थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं? तो लोग तो पूछते हैं कि क्या मुसलमानों और बीजेपी के खिलाफ मुखर रहने वाले मुसलमानों को चुनकर टारगेट किया जाता है? लोग पूछते हैं, मैं मार्शे में जाता हूं, सवाल, क्या सोशल मीडिया पर सरकार नहीं पड़ती? क्या ऐसे लोगों को चुनकर टारगेट किया जाता है ताकि उनका करियर, उनकी जिंदगी कोर्ट और जेल के दरमियान गुजरती रहे? इन सवालों के जवाब भी जांच का विषय है। मैं इनमें इल्जाम नहीं लगाता, मैं कहता हूं कि सवाल भी आरोपों की तरह हैं जिनमें जांच होनी चाहिए। क्या ऐसा है? कोई इंडिपेंडेंट कमेटी इसकी जांच करे, साथ ही सिद्दीक कप्पन का मामला भी जांचा जाए। लेकिन जब बीजेपी की सरकारें यति नरसिम्हा नंद जैसे दंगाई सोच के आदमी पर उसके बयानों को लेकर जो एक मजहब के खिलाफ होते हैं कोई एक्शन नहीं लेती, तो कई सवाल अपने जवाब खुद पा जाते हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।